नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करेंगे कक्षा 11 की जो अपनी पुस्तक चल रही है अंतरा भाग 1, उसके 5वें अध्याय ज्योतिबा फुले का, जो कि सुधा अरोड़ा कृत है। और ज्योतिबा फुले के जीवन से संबंधित जो कुछ बातें हैं वो सुधा अरोड़ा ने लिखी है, वो हम इस अध्याय के अंदर देखेंगे। तो अनुरोध आपसे, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 4000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनकी मदद हो सके। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। और मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं पढ़ाई से संबंधित, तो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, उसको भी आप जाकर देखिएगा। और पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं हैं वहाँ पर आपको उनका निस्तारण है जो मिल जाएगा। प्रारंभ करते हैं। कल किसी कारणवश कक्षा नहीं हुई थी, व्यस्त थे सुधा अरोड़ा, और आज भी ये 3 बजे नहीं अपलोड होकर इस समय अपलोड हो रही है। सुधा अरोड़ा के जीवन की हम बात करें तो जन्म जो है वो लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा, 1948 में लाहौर पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। उच्च शिक्षा जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय से होती है इनकी, और इसी विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजों में उन्होंने सन 1969 से 71 तक है जो अध्यापन कार्य किया। वहीं कथा साहित्य की हम बात करें तो कथा साहित्य में सुधा अरोड़ा जो है एक चर्चित नाम है। उनके निम्न कहानी संग्रह हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं, तो सुधा अरोड़ा की ये कहानी संग्रह जरूर ध्यान में रखिएगा। बगैर तराशे हुए, युद्ध विराम, महानगर की भौतिकी, काला शुक्रवार, कांसे का गिलास तथा औरत की कहानी, ये संपादित है। तो ये इनके हैं कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें काला शुक्रवार और कांसे का गिलास जरूर ध्यान में रखिएगा, और बगैर तराशे हुए भी। ठीक है। उनकी कहानियों में, यानी कि सुधा अरोड़ा की कहानियों में लगभग सभी भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त कई विदेशी जो लैंग्वेज है उनमें भी ये अनुदित है, ट्रांसलेट हुए हैं। उन्होंने भारतीय महिला कलाकारों के आत्मकथ्यों के 2 संकलन, भारतीय जो महिला कलाकार हैं उनके जो आत्मकथ्य हैं उनके 2 संकलन, दहलीज को लांघते हुए और पंखों की उड़ान, ये भी तैयार किए हैं। इससे पूर्व हमने परसों जो गूंगे अध्याय पढ़ा था उसके अंदर ये बताइए कि जो गूंगे अध्याय है उसके अंदर जो चमेली थी उसका स्वभाव है जो किस प्रकार का था। ठीक है, वो संवेदनशील थी या संवेदनहीन थी, वो किस प्रकार का उसका स्वभाव था, वो कमेंट करके आप बताइएगा। आगे देखते हैं हम। तो दहलीज को लांघते हुए और पंखों की उड़ान, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। सुधा अरोड़ा कृत संकलित ये 2 महिला जो कलाकार है उनके आत्मकथ्यों का संकलन। तो पूछ लिया जाए ये किनके आत्मकथ्यों का संकलन, तो भारतीय महिला कलाकारों के आत्मकथ्यों का संकलन है सुधा अरोड़ा कृत। और लेखन के स्तर पर हम बात करें तो पत्र पत्रिकाओं में भी ये बराबर इनकी जो सक्रियता रही, काम किया इन्होंने। पाक्षिक सारिका में, तो आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि सारिका जो है किस प्रकार की पत्रिका है, पाक्षिक है, दैनिक है, त्रैमासिक है, किस प्रकार की? तो सारिका जो है पाक्षिक में आम आदमी जिंदा सवाल और राष्ट्रीय दैनिक जनसत्ता में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर उनका साप्ताहिक स्तंभ वामा है जो बहुत चर्चित रहा है, ध्यान में रखिएगा। वहीं महिला संगठनों के सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी सक्रियता एवं समर्थन जारी रहा हमेशा। महिलाओं पर ही केंद्रित औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत लेखों का संग्रह है, ध्यान में रखिएगा। तो ये सवाल पूछ लिया जाए औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत किसके लेखों का संग्रह है, तो ये सुधा अरोड़ा कृत है। और इसके अंदर भी क्या महिलाएं जो है केंद्र में रही, महिलाओं को केंद्र में रख के ये लेखों का संग्रह है जो किया गया है, औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत, जरूर ध्यान में रखिएगा। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा उन्हें विशेष पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अब पूछ लिया जाए सुधा अरोड़ा मूलतः क्या है, तो मूलतः ये है कथाकार। पूछ ले कथाकार है, उपन्यासकार है, व्यंग्यकार है, तो मूलतः ध्यान में रखना सुधा अरोड़ा क्या है, ये कथाकार है। ये सवाल है जो पूछा जा सकता है। जैसे व्यंग्यकार के रूप में अपने परसाई साहब का नाम आता है। उनके यहाँ स्त्री विमर्श का रूप आक्रामक न होकर सहज और संयत है। वहीं आगे हम बात करें कि सामाजिक और मानवीय सरोकारों को
वे रोचक ढंग से विश्लेषित है जो करती है। समाज से संबंधित और मानवीय जो सरोकार हैं उनको बड़े ही अट्रैक्टिव ढंग से, रोचक तरीके से ये विश्लेषण करते हुए अपने कथ्य के माध्यम से, अपने रचना के माध्यम से प्रकट है जो करती है। आज जो अध्याय ये पाठ्य पुस्तक में संकलित ज्योतिबा फूले की जीवनी में लेखिका ने ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए शिक्षा और समाज सुधार संबंधी कार्यों का जो महत्व है बताया है। तो ये जो आज संकलित है ये ज्योतिबा फूले की जीवनी से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ज्योतिबा फूले सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का विरोध कर उन्होंने दलितों, शोषितों और स्त्रियों की समानता के हक में जो लड़ाई लड़ी थी ज्योतिबा फूले ने, और इसके कारण समाज का व्यापक विरोध भी उन्हें झेलना पड़ा। उस दौर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका संघर्ष निर्णायक महत्व है जो रखता है, बड़ा विशेष महत्व रखता है। कुछ एक बदलाव की श्रेणी में इनका नाम आता है साहब। प्रारंभ करते हैं ज्योतिबा फूले इस संकलित अध्याय को। यह अप्रत्याशित नहीं है कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं उनमें महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम का शुमार है जो नहीं है। इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि है। तो ये समाज सुधारकों की सूची बनाने वाले कौन है? उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि है। और ज्योतिबा फूले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के क्या समर्थक नहीं थे। उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर क्या हल्ला बोल दिया। किसने? अपने ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज किसके द्वारा स्थापित है? ज्योतिबा फूले। ध्यान में रखिएगा, ये सवाल कई बार अपने जीके वाले पार्ट में भी पूछ लिया जाता है। और उनका क्रांतिकारी साहित्य है जो इसका प्रमाण है। जब ब्राह्मणों ने कहा विद्या शूद्रों के घर चली गई तो फूले ने तत्काल उत्तर दिया, सच का सवेरा होते ही वेद है जो डूब गए और विद्या शूद्रों के घर है जो चली गई। भूदेव शर्मा गए, यानी ब्राह्मण है जो शर्मा गए। तो ध्यान में रखना, ये ब्राह्मण, ये कथन किसने कहा? विद्या शूद्रों के घर चली गई ब्राह्मणों ने। तो ज्योतिबा फूले ने इसके ऊपर क्या उत्तर दिया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो ज्योतिबा फूले का उत्तर था, सच का सवेरा होते ही वेद है जो डूब गए। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, जब ब्राह्मणों ने कहा कि विद्या शूद्रों के घर चली गई तो फूले ने इसके तत्काल इसके रूप में क्या उत्तर दिया? तो वो होगा ऑप्शन 3 और आ जाए तो यहाँ पर उत्तर ध्यान में रखना है, सच का सवेरा होते ही वेद है जो डूब गए और विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव शर्मा गए। विशेष सवाल है जो बन सकता है यहाँ से। आगे हम बात करें तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में जो निहित शोषण की जो प्रक्रिया है को एक दूसरे का पूरक है जो बताया। किसको? शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक है जो बताया, जिसके अंदर वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित। ठीक है, उनका कहना था कि राज सत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य के तहत धर्मवादी सत्ता आपस में साँठ गांठ कर इस सामाजिक व्यवस्था और जो मशीनरी का उपयोग है ये करती है साहब। उनका ये भी कहना था कि शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन है जो करना चाहिए। जो शोषण व्यवस्था इसके खिलाफ दलितों के अलावा और किन को आंदोलन करने के लिए ये कहते हैं? स्त्रियों को भी। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल साधारण पंक्ति लेकिन सवाल बन सकता है। महात्मा ज्योतिबा फूले के मौलिक विचार गुलामगिरी, श्वेत क्रांचा, आषूढ़, किसानों का प्रतिशोध, यानी कि इसका नाम देखिए ये हिंदी में, सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित है। तो ये गुलामगिरी तो कई बार पूछी गई, गुलामगिरी के अंदर किसके विचार? ज्योतिबा फूले के। तो गुलामगिरी, श्वेत क्रांचा, आषूढ़ यानी किसानों का प्रतिशोध और सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित है। किसके विचार? ज्योतिबा फूले के। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे, मतलब बहुत आगे की कल्पना शक्ति थी उनकी। उस अनुसार वो कहते थे कि ये आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा। तो मतलब समय से बहुत आगे के विचार, दूरदृष्टा थे, यूँ कह सकते हैं आप। आदर्श परिवार के बारे में जो उनकी अवधारणा है कि जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। तो ये सवाल बन सकता है यहाँ पर, बिल्कुल मोस्ट महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। सवाल ये बनेगा कि आदर्श परिवार के बारे में महात्मा ज्योतिबा फूले का कथन है, या ये बन गया
या फिर ये पूरी पंक्तियाँ दे दी कि जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो वह परिवार एक आदर्श परिवार है। किसका कथन है या ये किसकी अवधारणा है? तो ये ज्योतिबा अपने फूले साहब की अवधारणा है आदर्श परिवार के बारे में। किसके बारे में? आदर्श परिवार के बारे में। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं आगे हम बात करें तो आधुनिक शिक्षा के बारे में फूले क्या कहते हैं। अब ये पूछे जाए आधुनिक शिक्षा के बारे में फूले क्या कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग को ही मिलता है तो उसमें शूद्रों का क्या स्थान रहेगा। गरीबों से कर जमा करना और उसे उच्च वर्गीय लोगों के बच्चों की शिक्षा पर है जो खर्च करना, किसे चाहिए ऐसी शिक्षा। ये सब कथन, ये सब बातें हैं जो आधुनिक शिक्षा के बारे में फूले साहब है जो कहते हैं, करते हैं। स्वाभाविक है कि विकसित वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है करने वाले और सर्वांगीण समाज सुधार न चाहने वाले पूरी तरीके से सामाजिक और या आर्थिक टोटली ग्लोबली जो सर्वांगीण विकास है वो समाज सुधार नहीं चाहने वाले तथाकथित जो सहभ्रांत समीक्षक है, उन समीक्षकों ने महात्मा फूले को समाज सुधारकों की सूची में जो कोई स्थान नहीं दिया। जो विशेष अपनी पद प्रतिष्ठा पहचान रखते थे उन्होंने समाज सुधारकों के रूप में इनको सूची के अंदर इनका नाम है जो नहीं डाला, इनको माना ही नहीं, स्वीकार भी नहीं किया, यूँ समझ लीजिए आप। यह ब्राह्मणी मानसिकता की असलियत का भी पर्दाफाश करता है। 1883 में ज्योतिबा फूले अपने बहुचर्चित ग्रंथ शेतकऱ्यांचा आषाढ के उत्पोद्घात में लिखते हैं क्या कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई और गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। किसने किए इतने अनर्थ? एक अविद्या ने गए। तो ये सारी पंक्तियां दे दे और पूछ ले इतने अनर्थ किसने किए, तो एक अविद्या ने किए। ये सवाल भी है जो मोस्ट बन सकता है, साहब ध्यान में रखिएगा। अब इसमें ज्योतिबा फुले साहब के ही विचार है मुख्यतया, तो ध्यान में रखिएगा। फिर आगे महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखा है क्या कि स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं कि वे मानवीय अधिकारों को समझ न पाए। यहाँ से भी इतना भी सवाल देके पूछा जा सकता है किसका कथन है, ज्योतिबा फुले का। और ये भी पूछा जाए स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने किस लिए बंद कर रखे हैं, ज्योतिबा फुले के अनुसार तो मानवीय अधिकारों को समझ न पाए। जैसी स्वतंत्रता पुरुष लेता है वैसी स्वतंत्रता स्त्री ले ले तो इन चीज़ों को समझ नहीं पाए, इसलिए बंद कर रखे हैं। पुरुषों के लिए अलग नियम और स्त्रियों के लिए अलग नियम, ये क्या है? पक्षपात है। ज्योतिबा ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। वहीं पूरी विवाह विधि से उन्हें ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। उन्होंने ज्योतिबा फुले नए मंगलाष्टक यानी विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र, तो पूछ लिया जाए मंगलाष्टक से तात्पर्य है, 3 ऑप्शन और दे दिए, एक ऑप्शन आगे विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र या बच्चे के जन्म पर पढ़े जाने वाले मंत्र। तो आपको ये ध्यान में रखना, नए मंगलाष्टक मंत्र तैयार किए। वे चाहते थे, इस पाठ के अनुसार यह सही होगा, चाहते थे कि विवाह विधि में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी, ये भी उनके विचार, इसके अंदर गुलामगिरी सिद्ध करने वाले जितने मंत्र हैं वे सारे क्या निकाल दिए जाएं और उनके स्थान पर ऐसे मंत्र हो जिन्हें वर वधू आसानी से क्या समझ सके। ज्योतिबा ने जिन मंगलाष्टकों की रचना की उनमें वधू वर से कहती है क्या कि स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं। इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। ये किसमें लिखी गई ये पंक्तियाँ? मंगलाष्टक में रचित है, ज्योतिबा फुले कृत जो है। और वर जो वधू है वो वर से कहती है ये सभी चीज़ें, ध्यान में रखना। यह आकांक्षा सिर्फ वधू की ही नहीं, गुलामी से मुक्ति चाहने वाली हर स्त्री की थी। स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फुले ने क्या हर संभव प्रयत्न किए। स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फुले ने हर संभव प्रयास किए। स्त्री की एक तो जो उनके राइट है, अधिकार उनके लिए, और उनकी फ्रीडम के लिए, उनकी आज़ादी के लिए। 1888 में जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया तो उन्होंने कहा, तो पूछ लिया जाए ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? 1888 के अंदर। ध्यान में रखना कि मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए। 1888 में जब महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया तब ये कहते हैं फुले साहब
कि मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तब वह संघर्ष नहीं कर सकता। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तब वह संघर्ष नहीं कर सकता। किसका कथन? ज्योतिबा फूले का। पूछ लिया जा सकता है। इसलिए आप सब साधारण जन ही रहने दें, मतलब मुझे सिंपल ही रहने दें, आप महात्मा वगैरह नहीं बनाए मुझे अपने बीच से अलग न करें। महात्मा ज्योतिबा फूले की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वे जो कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में लगातार दिखाते थे। इस दिशा में अग्रसर उनका पहला कदम क्या था कि अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित करना। ज्योतिबा फूले की पत्नी का नाम पूछ ले तो ध्यान में रखना, सावित्रीबाई को इन्होंने शिक्षित किया। ज्योतिबा ने उन्हें मराठी भाषा ही नहीं, अंग्रेजी लिखना पढ़ना और बोलना भी सिखाया। सावित्रीबाई की भी बचपन से शिक्षा में रुचि थी। उनकी ग्राह्य शक्ति तेज थी, ग्रहण करने की शक्ति, चीज़ों को कैप्चर करने की शक्ति जो बहुत तेज थी। उनके बचपन की यह घटना बहुत प्रसिद्ध है किनके? सावित्रीबाई की, कि 6-7 साल की उम्र में वह हाट बाजार, जहाँ बाजार लगता है, अकेले ही चली जाती थी। एक बार सावित्री शिखल गांव के हाट में गई थी। तो पूछ दिया जाए सावित्रीबाई एक बार किस गांव के हाट में गई? शिखल गांव में। वहाँ कुछ खरीद कर खाते खाते उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ मिशनरी स्त्रियाँ और पुरुष गा रहे हैं। एक लाट साहब ने उसे खाते हुए और रुककर गाना सुनते देखा तो कहा, इस तरह रास्ते में खाते खाते घूमना अच्छी बात नहीं है। सुनते ही सावित्री ने हाथ का खाना फेंक दिया। लाट साहब ने कहा, बड़ी अच्छी लड़की हो तुम, ये पुस्तक ले जाओ, तुम्हें पढ़ना न आए तो भी इसके चित्र तुम्हें अच्छे लगेंगे। घर आकर सावित्री ने वह पुस्तक अपने पिता को दिखाई। आग बबूला होकर पिता ने उसे कूड़े में फेंक दिया। ईसाइयों ने ऐसी चीज़ें लेकर तू भ्रष्ट हो जाएगी, कि ईसाइयों से ऐसी चीज़ें लेकर तू भ्रष्ट हो जाएगी और सारे कुल को जो भ्रष्ट कर देगी। ये कौन कहते हैं? पिता कहते हैं सावित्रीबाई के। ध्यान में रखना इस कथन को भी। तेरी शादी कर देनी चाहिए, किसका कथन है? पिता का ही है। सावित्री ने वह पुस्तक उठाकर एक कोने में छुपा दी। सन 1840 में ज्योतिबा फूले से विवाह हो गया। विवाह होने पर तो 40 में विवाह हुआ था, ध्यान में रखना। अपने सामान के साथ उस किताब को सहेज कर ससुराल ले आई और शिक्षित होने के बाद वह पुस्तक है जो पढ़ी। आगे बात करते हैं। 14 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेठ निवासी भिड़े के बाड़े में पहली कन्याशाला की स्थापना है जो हुई थी। बुधवार पेठ निवासी, ध्यान में रखना। पूरे भारत में लड़कियों की शिक्षा की यह पहली पाठशाला थी। कौन सी? 14 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेठ निवासी भिड़े के बाड़े में। ठीक है। और भारत में 3000 सालों के इतिहास में इस तरह का काम नहीं हुआ था। शूद्र और शूद्रातिशूद्र जब ज़्यादा शूद्रातिशूद्र लड़कियों के लिए एक के बाद एक पाठशाला खोलने में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई को लगातार व्यवधानों, अड़चनों, लांछनों और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। ज्योतिबा के धर्मभीरू पिता ने पुरोहितों और रिश्तेदारों के दबाव में अपने बेटे और बहू को घर से छोड़ देने पर जो मजबूर किया, निकाल दिया। सावित्री जब पढ़ाने के लिए घर से पाठशाला तक जाती तो रास्ते में खड़े लोग उसे गालियां देते, थूकते, पत्थर मारते और गोबर उछालते। दोनों पति पत्नी सारी बाधाओं से जूझते हुए अपने काम में डटे रहे। वहीं 1840 से लेकर 1890 तक 50 वर्षों तक ज्योतिबा और सावित्री बाई ने एक प्राण होकर, बिल्कुल एकजुट होकर अपने मिशन को पूरा किया। कहते हैं एक और एक मिलकर क्या होते हैं? 11 होते हैं। और ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने हर मुकाम पर कंधे से कंधा मिलाकर अपना काम किया। मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर लड़कियों को पाठशाला में भेजने का निवेदन किया, उनको भेजो। और बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए दरवाजे खोल देना, उन्हें उनके नवजात बच्चों की देखभाल करना, या महार, चमार और मांग जाति के लोगों के एक घूंट पानी पीकर प्यास बुझाने की तकलीफ देकर अपने घर के पानी का हौज सभी जातियों के लिए खोल देना। यहाँ से भी सवाल बन सकता है, महार, चमार और मांग जाति के लोगों की एक घूंट पानी पीकर प्यास बुझाने की जो तकलीफ थी, मतलब पानी कोई पीने नहीं देता था अपने यहाँ से, तो इन्होंने अपने घर का पानी का हौज सभी जातियों के लिए खोल दिया था। तो ये भी ध्यान में रखना। हर काम पति पत्नी ने डंके की चोट पर किया। कुरीतियाँ, अंधविश्वास, श्रद्धा और पारंपरिक अनीतिपूर्ण जो रूढ़ियों, इन सबको क्या ध्वस्त कर दलितों, शोषितों के हक में जो लड़ाई लड़ी, खड़े हुए। आज के प्रतिस्पर्धात्मक समय में जब प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिष्ठित जाने माने दंपति साथ रहने के कई वर्षों के बाद अलग होते ही एक दूसरे को संपूर्णतः नष्ट भ्रष्ट करने और एक दूसरे की जड़ें खोदने पर आमादा हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, वहीं महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का
एक दूसरे के प्रति और एक लक्ष्य के प्रति समर्पित समर्पण भाव जीवन जो है एक आदर्श दाम्पत्य की मिसाल बनकर है जो चमकता है साहब। उम्मीद करता हूँ ये पाठ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्रश्न क्या कुछ बन सकते हैं जो मैंने आपको बता ही दिए। और शब्दार्थ में देख लीजिए, शुमार यानी किसी भी शुमार यानी गिनती शामिल, उच्च वर्ग यानी ऊंची जाति के वर्चस्व दबदबा कायम रखना बनाए रखना, पूंजीवादी जो पूंजी को सर्वाधिक महत्व देते हैं, पर्दाफाश भंडाफोड़ कर देना, गुलामगिरी लोगों से गुलामी कराना, लोगों के साथ दासों जैसा व्यवहार करना। और इसी नाम से ज्योतिबा फुले का पुस्तक भी है जिसमें उनके विचार हैं। पूर्ण विराम किसी बात को खत्म करना, मठाधीश जो धर्म या वर्ग के नाम पर समूह बनाते, ग्रुप बनाते और अपना निर्णय दूसरों पर थोपते हैं। अमादव यानी किसी कार्य के लिए दृढ़ होना, तैयार हो जाना। मिसाल यानी उदाहरण, आदर्श। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी, जिस पर 4000 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल जिस पर मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलेंगे आदि की आवाज़ नाम से, आदि की आवाज़ नाम से। तो जुड़े रहें, जोड़ते रहें। जय हिंद।